कार्य। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट फंसा था कि मुख्य सचिव की भूमिका और कार्य क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ अपना लिखा है और पेपर में पहली ही बार में पहले पेपर में यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा था। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बजट पारित होने की प्रक्रिया पीसीएस में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार अगर आप शॉर्ट में क्रिप्स नोट्स बना लेते हैं, पॉइंट हो गए। और उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, यूपी से रिलेटेड हमने इन चीजों को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने क्या किया, 5 से 6 पॉइंट लिख लिए, जो स्थल लिख लिए, मैप बना लिया। ये मैप है, इसमें कौन कौन से स्थल कहाँ पे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि आपने सर को पिछली वीडियो में देखा होगा, तो हमने सर से बात की हुई थी उनके नोट्स की वीडियो के लिए कि स्पेशली जो 5 और 6 का जो पेपर है उनके सोर्स नोट देखने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और सर उसके लिए एग्री हो गए। सर थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद सिंह तोमर है। मैं 2023 पीसीएस में कर निर्धारण अधिकारी के पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरी 9वीं रैंक आई है। तो हम देखते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने नोट्स बनाता था, कैसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता था, ताकि एग्जाम में हमें रिवीजन करने में आसानी हो सके। अगर मैं पहले 5 और 6 पेपर से शुरू करूं, जो हमारे यूपी में ऐड हुए हैं 2 पेपर, जिसके बारे में सबको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, कैसे करें, क्या ना करें। तो मैंने बेसिकली ओनली आईएएस की जो बुक है और दृष्टि की है, यूथ का थोड़ा सा मटेरियल, इन तीनों को मर्ज करके और फिर मैंने अपना एक सेल्फ नोट्स तैयार किया है, जो कि मैं आपके सामने दिखाऊंगा। देखिए, ये यहाँ से मैं इतिहास चालू करता हूँ। ये हिस्ट्री है, पाषाणकालीन इतिहास, ये प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में अगर हमें लिखना है, तो सबसे पहले पाषाणकालीन इतिहास के डिवाइड करके और उसके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, केवल यूपी के हम स्थलों को लिख लें और उनके की पॉइंट्स लिख लें। जैसे पूरा पाषाण काल में बेलन घाटी हो गया, सोनभद्र, चंदौली, ये 3-4 पॉइंट हो गए। और उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, यूपी से रिलेटेड हमने इन चीजों को लिख लिया। उससे क्या होता है कि चूंकि हमें पाषाण काल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज हम फुल हिस्ट्री में जब हम एंशियंट पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है। पर इसमें क्या है कि हम अगर यूपी का थोड़ा सा कुछ 4-5 पॉइंट अगर ऐड कर लेते हैं, तो फिर उससे हमें आंसर लिखने में आसानी होती है। इसी तरह देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने क्या किया, 5 से 6 पॉइंट लिख लिए, जो स्थल लिख लिए, मैप बना लिया। ये मैप है, इसमें कौन कौन से स्थल कहाँ पे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मृदबांधर संस्कृति, वैदिक काल में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्या था, महाजनपद काल जो हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ थे। तो मैप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे बौद्ध धर्म और यूपी के बारे में लिख लिया, 5 पॉइंट। जैन धर्म यूपी के बारे में, फिर मौर्य काल के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में कि उत्तर प्रदेश से में मौर्योत्तर काल में क्या क्या हाईलाइट था, गुप्त काल के बारे में। इस प्रकार वर्धन वंश, ये गुप्तोत्तर काल हो गया। इस प्रकार इसी तरह ये सूफी और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट है, उनको लिख लिए। आगे देखते हैं कि अब हम आते हैं जैसे भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी का एक कंबाइंड टॉपिक है। भूमि सुधार, भूमि सुधार में संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार। तो हमें केवल पॉइंट्स में ही बातें लिखनी है, पूरा का पूरा हमें बिल्कुल भी उनकी लैंग्वेज नहीं देनी है। बस यहाँ से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य क्या थे, इसके तकनीकी सुधार क्या थे, संस्थागत सुधार क्या थे, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सकारात्मक प्रभाव, चुनौतियां, फिर आगे की राय क्या हो सकती है भूमि सुधार को लेकर। तो एक पेज से भी कम में ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। उसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा। अब शिक्षा में क्या, अगर हम बेसिकली शिक्षा के बारे में अगर पूरा कंबाइंड टॉपिक कंप्लीट कवर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि लेंदी नोट्स हो जाएगा। हमें क्या करना है कि शिक्षा के बारे में चुनौतियों के जो हमारे फैक्ट हैं उनको मेंशन करना है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की संरचना कैसी है शिक्षा व्यवस्था की, वो मेंशन करना है। हमें शिक्षा व्यवस्था में जो क्या सुधार किए जा रहे हैं वो मेंशन, नए अपडेटेड मेंशन करने हैं। बाकी शिक्षा जगत से, शिक्षा के बारे में जो जो बेसिक बातें हैं वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं, और बेसिकली हमें वो सब चीजें पेपर 2 में और पेपर 1 में सोसाइटी और उसमें हमें पढ़ चुके होते हैं। तो देखिए, जैसे अगर यूपी से रिलेटेड हम अगर बात करते हैं तो चुनौतियां क्या हैं, तो छात्र शिक्षा का अनुपात क्या है, बुनियादी ढांचे में फैक्ट, ड्रॉप आउट। फिर उसके बाद क्या है कि उच्च शिक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम रिपोर्ट को मेंशन करते हैं। उसके बाद जब हम प्रयासों की बात करते हैं, तो प्रयास सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के रिलेटेड प्रयास होने चाहिए। जैसे मिशन प्रेरणा हो गया, प्रेरणा पोर्टल हो गया, स्वयं प्रभा चैनल हो गया, पीएम श्री हो गया, परख पोर्टल हो गया, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट अलंकार हो गया, पंख पोर्टल हो गया, ये सब चीजें। उसके बाद उच्च शिक्षा के बारे में, तो ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास हो गए।
स्वास्थ्य से रिलेटेड इसी तरह हम अगर बनाते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र के आयाम क्या है, उसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित यूपी सरकार की देखिए कि आप ये 5 योजनाएं हो गई, अगर इन 5 योजनाओं को हमने मेंशन कर दिया तो सरकार का एक प्रयास हो जाता है। फिर एक डेटा कि स्वास्थ्य के बारे में उत्तर प्रदेश का क्या डेटा है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर चुनौतियां, और चुनौतियां हमें बेसिकली वो लिखनी है जो उत्तर प्रदेश में स्पेशल चुनौतियां जैसे जो सामना की जा रही है। जैसे यहाँ देखिए कुपोषण की समस्या है, ये इसका इसका एक डेटा होता है, जिससे संचारी रोग और ये कुपोषण की समस्या, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये सब चीजें हैं, इनको हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर प्रयास के बारे में परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस, सांस कार्यक्रम, डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम, तो जो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य योजनाएं हैं उनको मेंशन करना है। हालांकि इनमें हम बड़ी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, तो उत्तर प्रदेश का भारत के विकास में योगदान क्या है उसका आप डेटा देख लीजिए। उसके बाद आप आर्थिक योगदान, सांस्कृतिक, राजनीतिक, 4-4, 5-5 पॉइंट में इसको कवर कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में एनजीओ, एनजीओ कौन कौन से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने क्या लिखा है, देखिए श्रमिक भारती कानपुर में काम कर रहा है, रामकृष्ण मिशन बनारस में काम कर रहा है, अभिनव मुजफ्फरनगर में काम कर रहा है, हरितिका बुंदेलखंड में काम कर रहा है, दृष्टि चित्रकूट में काम कर रहा है, ग्राम विकास परिषद स्वच्छता के लिए काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें हमें वो उन एनजीओ में फोकस करना है जो उत्तर प्रदेश में बेसिकली काम कर रहे हैं। बाकी अगर शिक्षा प्रथम, ये जो प्रथम हो गया, केयर इंडिया हो गया, ये सब जो भारत के लेवल पे काम कर रहे हैं, इनसे ज्यादा अच्छी चीज है कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में फोकस करें कि हमें यूपी में कौन से एनजीओ हैं जो यूपी के जिलेवार काम कर रहे हैं और किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर उनका डेटा मिल जाए तो उससे और अच्छा उसका रिस्पॉन्स होता है, उसका परफॉर्मेंस होता है। देखिए फिर उसके बाद आता है पर्यटन। पर्यटन में इसी तरह संभावनाएं क्या है, मुद्दे क्या हैं, तो 4-4, 5-5 पॉइंट में ये हम लिखते हैं कि पर्यटन में संभावनाएं क्या है, उसके बाद उसकी उत्तर प्रदेश की क्या नीति है, ये चीज हो गए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास क्या है, नई पर्यटन नीति, प्रो पॉपुलर प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, टूरिस्ट सर्किट हो गया, महोत्सव जो बनाए जाते हैं, हेरिटेज आर्क हो गया। तो इस प्रकार से ये सब चीजें हम मेंशन करते हैं 2-2, 4-4 पॉइंट में। उसके बाद नवाचार के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में क्या नवाचार हुआ, और फिर अलग अलग उद्योग के क्षेत्र में क्या नवाचार, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार, तो 4-4, 5-5 पॉइंट उनकी, उनसे लाभ और उनके मुद्दे इस तरीके से हम बना लेते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला कल्याण के क्षेत्र में, बाल कल्याण के क्षेत्र में। फिर उसके बाद ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को उत्तर प्रदेश से सुशासन के बारे में केवल नोट कर लिए कि सुशासन क्या है, उसके आयाम क्या हैं, उसके जो एक जो थीम होती है वो क्या है, सुशासन अब्दुल कलाम में क्या क्या है, मलीना प्रपत्र में क्या कहा गया है, फिर उसकी पहले कौन कौन सी हुई हैं, लाभ क्या है, चुनौतियां क्या हैं, सुझाव क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे पारदर्शिता सुशासन की कुंजी है, मोदी जी ने कहा है। ई गवर्नेंस पारदर्शी सुशासन का एक महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका है, ये भी मोदी जी का एक, ये जो हमारे प्रधानमंत्री के, जो हमारे राष्ट्रपति के स्टेटमेंट है, ये जो वैश्विक स्तर पे स्टेटमेंट है, उनको भी हम कोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोटेशन डालते हैं महात्मा गांधी का, मोदी प्रधानमंत्री जी का, बाकी राष्ट्रपति जी का, या वैश्विक स्तर पर कोई किसी बड़े नेता का, उससे क्या होता है, हमारा आंसर इफेक्टिव होता है और एक बेहतर नंबर पाने की उम्मीद ज्यादा बन जाती है। इसी तरह आगे देखिए देखिए जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, तो सिटीजन चार्टर के बारे में सिद्धांत, महत्व, सिफारिशें, सीमाएं, तो इस तरीके से आप सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार, ये जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, तो उनको पॉइंट वाइज कैटेगरी में बना के और फिर से उनको 4-4 से 5-5 पॉइंट में उनको आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, ताकि आप एग्जाम के टाइम उनको तुरंत क्विक रिवीजन कर सके। जैसे लोकायुक्त हो गया, समाधान योजना हो गया, तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी हैं शासन प्रणाली में। अब जैसे शासन पॉलिटी के स्तर पे अगर हम देखें, तो पॉलिटी में जो उत्तर प्रदेश में है और जो भारत में है, वो लगभग सेम सिलेबस आता है। लेकिन अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो उससे क्या होता है कि हमें क्विक रिवीजन हो जाता है। जैसे मैंने देखिए पॉलिटी में जब हम पेपर 2 के बारे में पॉलिटी का पढ़ते हैं, तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स ज्यादा नहीं प्रिपेयर किया, करंट बेस्ड वर्क करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा तीव्रता से दिखा सकता हूं। देखिए जैसे शासन प्रणाली, मुख्य सचिव की भूमिका और कार्य, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट फंसा था कि मुख्य सचिव की भूमिका और कार्य क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ अपना लिखा है, और पेपर में पहली ही बार में पहले पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा था। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ज्यादा किसी भी नोट्स में नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने यहाँ बनाया था क्योंकि ये सिलेबस के बारे में मेंशन किया गया था। फिर राज्यपाल हो गया, फिर इसी प्रकार कार्यपालिका हो गई,
राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल के बारे में लिख लिया। फिर उसके बाद विधानमंडल के पदाधिकारी, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये यहाँ से ये क्वेश्चन भी बजट पारित होने की प्रक्रिया, पीसीएस में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार अगर आप शॉर्ट में क्रिप्स नोट्स बना लेते हैं तो आपको पॉइंट्स आपके दिमाग में रहते हैं। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, तो महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के अधिकार एवं विशेषाधिकार, अधीनस्थ न्यायालय, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजभाषा, पंचायती राज, शहरी स्थानीय स्वशासन, लोक नीति। अब देखिए राष्ट्रवाद का विकास। अब हिस्ट्री में फिर से देखिए, पीछे कुछ हिस्ट्री के टॉपिक मेरे और हैं, उनमें आप देख सकते हैं। जैसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, यहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका। देखिए मैंने 3 से 4 पॉइंट यहां बनाए हुए हैं कि बीएचयू के छात्रों ने गाजीपुर व आजमगढ़ के किसानों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आप अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखते हैं तो कारण पर या परिणाम प्रभाव एकदम सेम रहता है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है, अगर आपने 3 पॉइंट अगर उसमें मेंशन कर दिए तो उससे क्या होता है कि एक स्पेशलाइज आंसर बन जाता है। बीएचयू का जिक्र कर दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र कर दिया, बलिया में समानांतर सरकार का जिक्र कर दिया, तो उससे एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है। आगे देखिए उग्रवादी, ये हमारा आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक। तो इंटरनल सिक्योरिटी मतलब उत्तर प्रदेश में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सी समस्याएं हैं, उनके बारे में आप, ऐसे उग्रवाद को नियंत्रित करने वाले प्रयास क्या हैं, मीडिया और आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध से निपटने के क्या प्रयास किए गए हैं, क्रमवार आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको पता है, लेकिन उससे निपटने के लिए संगठित अपराध के लिए जैसे क्या प्रयास किए गए हैं, प्रयास आप उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही संक्षिप्त में आप नोट करिए और उनको एकदम दिमाग में बिठा के रखिए। जैसे सीमावर्ती सुरक्षाओं से, इससे एक क्वेश्चन मेंस में डायरेक्ट पूछा गया था पिछले फर्स्ट टाइम में, किस उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या चुनौतियां हैं। तो इस प्रकार से आप मैप बना के और सीमावर्ती चुनौतियां बता सकते हैं। जैसे इधर सोनभद्र के आसपास ये ट्राई जंक्शन है, नक्सल से प्रभावित है, पूर्वी क्षेत्र अवैध प्रवासन से संबंधित है, उत्तर में नेपाल बॉर्डर है, वो जो है सांप्रदायिक और जाति हिंसा या घुसपैठ की समस्याओं से, पश्चिमी भारत जो सांप्रदायिकता से प्रभावित क्षेत्र है, शहरी उग्रवाद का यहाँ प्रभाव दिखता है, फिर चंबल के क्षेत्र में दस्यु समस्या है। तो ये चीजें आप मैप के जरिए बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक संक्षिप्त नोट्स के द्वारा आप बहुत ही कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं पेपर 6 के बारे में। तो पेपर 6 के बारे में हम देखते हैं कि हम भूगोल से शुरुआत करते हैं, जियोग्राफी सेक्शन से। तो सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित क्या चीजें हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित बायोमास से रिलेटेड, इस प्रकार से पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ताप विद्युत, तो ये कैसे कैसे यूपी में ये चीजें हुई हैं। मैं आपको केवल बताना चाह रहा हूं कि आप किस प्रकार से चीजें कर सकते हैं। तो आप केवल नोट्स में फोकस रहिए और देखिए कि कैसे की चीजें की जा सकती हैं। तो आप नोट्स देखिए, अब स्पेशली देखिए जनसंख्या से रिलेटेड चीजें हमने ऐसे बना लिया, जनसंख्या और नगरीकरण उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ नगरीकरण कैसा है, ये चीजें हमने मेंशन कर लिया। फिर उसके बाद उसके प्रयास क्या है ये कर लिया। वानिकी नीति, जो सिलेबस में हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, कृषि वानिकी, वन विभाग और समस्याएं, उनके जो योजनाएं हैं वो हो गई। उसके बाद सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी, कृषि, कोई भी टॉपिक जो हमारा सिलेबस में है वो छूटे नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में कृषि से और जलवायु से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हो सकते हैं, हमारे जो जो जलवायु प्रदेश हैं उनको हमने मेंशन कर लिया, मैप के थ्रू देख लिया। समस्याएं क्या हैं ये देख लिया। फिर उसके बाद समाधान क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादन हो गया, व्यवसायीकरण हो गया कृषि का। फिर उसके बाद मत्स्य मत्स्य का क्या जो रिपोर्ट है क्या चल रहा है, प्रयास क्या है। फिर उसके बाद देखिए हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो आप, मेरा बताने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप किस प्रकार से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें। वन्य जीव अभयारण्य, अब इन्वायरमेंट वाला आ गया, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, पक्षी विहार कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, मैप के द्वारा आप जरूर बताइए। देखिए प्रमुख पक्षी विहार, इसमें आप फोकस करिए। देखिए वन्य जीव विहार कौन सा कहाँ है, अगर इनमें से आपने 5 से 6 भी अगर मैप के द्वारा आपने बता दिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद सड़क परिवहन में एक्सप्रेसवे या रेल मार्ग, ये आप मैप के द्वारा जरूर बताएं। इसी प्रकार से मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, ये परिवहन क्षेत्र की बात हो गई। जल प्रदूषण, अब इसमें फोकस होता है। देखिए जल प्रदूषण, अगर प्रदूषण के बारे में आता है तो हमें क्या करना है कि रिपोर्ट का जिक्र करना है। जैसे
टेरी की रिसर्च के अनुसार उत्तर प्रदेश के 40 जिलों का भौम जल स्तर आर्सेनिक से प्रभावित है। तो इस तरह की रिपोर्ट का आप जिक्र जरूर करें। जैसे इसमें वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, इकेयर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 20 जिले सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 10 हैं, मतलब विश्व के सर्वाधिक 20 में उत्तर प्रदेश के 10 हैं। इस तरीके की रिपोर्ट का और जो फैक्ट है उसका जरूर मेंशन करें, ठीक है। जैसे ध्वनि प्रदूषण में ये हो गया, फिर उसके बाद इसी तरीके से जियोग्राफी के बारे में देखिए कौन सी कैसी चट्टानें हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि आप कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप देखते चलिए, साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश, ये जलवायु, ये हमारे जलवायु प्रदेश हैं। उसके बाद सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये खनिज हो गए। खनिज को आप मैप के द्वारा जरूर बताइए खनिज, ठीक। फिर उसके बाद ये हमारी नहरें हैं, मैप के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन आए उत्तर प्रदेश का, मैप के द्वारा आपको जरूर बताना है। तो इस प्रकार से आप अपना पेपर 5 और 6 को कंप्लीट कर सकते हैं, और इससे आपको क्विक रिवीजन मिलता है, नंबर बहुत अच्छे गेन होंगे। तो आप इस प्रकार से अपना 5 और 6 कंप्लीट कर सकते हैं।